हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के यूनिट 2 का। ये हमारा सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है वुड डिस्पैच। ठीक है ना। 1835 में आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई थी मैकले मिनट की। ठीक है, फिर उसके 20 साल बाद फिर आपका दोबारा से चार्टर जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को इशू करा गया था 20 ईयर्स आफ्टर। ठीक है ना। तो फिर 1853 में क्या हुआ था, जो कंपनी का जो चार्टर कंपनी को इशू करा गया था ना, तो उसमें एक नीड नज़र आई थी फॉर अ परमानेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। ठीक है ना। नीड हमें नज़र आई थी फॉर द दस ये रहा। ठीक है ना। 1853 में जब कंपनी के चार्टर जो आया था आपका, तो उसमें एक नीड नज़र आई फॉर अ परमानेंट एंड ये एंड है बेटा एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी फॉर इंडिया वॉज फेल्ड। ठीक है ना। तो मतलब ये लोग 1853 में जो एजुकेशन पॉलिसी में एक नीड हम लोगों ने ढूंढी कि हम एक परमानेंट और एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी चाहते हैं इंडिया के लिए। ठीक है ना। हाँ, जो मतलब वहाँ के लोगों के अनुकूल हो, कॉम्प्रिहेंसिव भी हो और परमानेंट हो, लोगों के अनुकूल हो। ऐसा ना हो कि लोगों को ज़बरदस्ती कहा जाए कि तुम इंग्लिश ही पढ़ो, अब वो लोग पढ़ भी ना पाए, तो ऐसी एजुकेशन देने से भी क्या फ़ायदा है फिर, है नहीं। तो इस ऐसी एजुकेशन पॉलिसी हो कि हम अपने कल्चर को भी पढ़ाएं, लेकिन इस तरीके से पढ़ाएं उनको भी कि उनको समझ में भी आए, उनके अनुकूल हो, उनके एनवायरनमेंट के अनुकूल हो, जिससे कि हमारी एजुकेशन देने का कोई फ़ायदा भी हो। ठीक है। तो इसकी जो है नीड फेल्ड हुई, तो उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई। उस कमेटी के प्रेसिडेंट थे सर चार्ल्स वुड। तो इन्होंने सजेशंस दिए थे। ठीक है ना। इसी को ही हमने वुड डिस्पैच नाम भी दिया था। 1854 में इन्होंने 1854 में फिर आपकी एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई। ठीक है ना। अब हम देखो मैंने यहाँ पे ना मेंशन भी कर रखा है कि जो आपका 1813 में चार्टर एक्ट आया था, तो उसमें तो 1 लाख सैंक्शन करे गए थे। ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए। लेकिन जब 1833 में ना ये अमाउंट आपका 10 लाख इंक्रीज कर दिया गया था। जब फिर 1834 में अपना मैकले ने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, 1835 में फिर आपका चार्टर 1835 आपकी एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करा गया था। ठीक है ना। तो ये 1 लाख से 10 लाख आपका अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया था। फिर 1853 में फिर 20 साल बाद आपका कंपनी को चार्टर इशू करा गया, जिसमें हम इन लोगों ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में एक बदलाव लाने की कोशिश करी। ये चाहते थे कि एक परमानेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी इंडिया के लिए होनी चाहिए। तो उसके लिए कमेटी बिठाई गई थी। उस कमेटी के प्रेसिडेंट या हेड थे सर चार्ल्स वुड। तो इन्हीं के नाम पे ये वुड डिस्पैच आपका आया था। पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या सजेशंस बताए थे एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस इन्होंने कैसा बोला था। इन्होंने बोला कि एजुकेशन जो है वो एक कंपनी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि जो एजुकेशन का सारा कुछ जो है वो कंपनी देखेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी सब कुछ। उसमें कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, सब वेल मेंटेनेंस चल रहा है नहीं चल रहा है, प्रॉपर सब काम हो रहा है नहीं हो रहा, वो सारा काम आपका कंपनी देखेगी। ठीक है। इन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के इस्टेब्लिशमेंट की भी बात करी आपकी जगह जगह हर एक स्टेट में। ठीक है ना। इन्होंने बोला कि एक डिपार्टमेंट भी आपका इस्टेब्लिश होना चाहिए हर एक स्टेट में, जो कंपनी रूल करेगी जिनको भी, है ना। हाँ, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए हाईएस्ट ऑफिशियल डिक्लेयर्ड करा। ठीक है ना। मतलब कि जो हमारे हाई ऑफिशियल्स होते थे उनको इन्होंने डिक्लेयर करा कि ये डायरेक्टर होंगे आपके इस पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के। ठीक है ना। और हाँ, तो ठीक है। तो फिर मतलब इन्होंने बोला कि ये जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं ना, इनको क्या करना होगा ना, जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है एजुकेशन की, ये इनको सबमिट करनी होती है हर साल। ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इस्टेब्लिश करने की बात करी, जिससे कि हम जो है हर साल एनुअली जो है एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जो होती है एजुकेशन की, वो ये हम ईस्ट इंडिया कंपनी को देते रहे। ठीक है। जिससे कि हम लोग एनालिसिस करते रहें कि किस तरीके की एजुकेशन प्रोग्रेस में चल रही है या नहीं चल रही है, और कुछ अगर मेजर चेंजेस लाने हैं तो हम वो चेंजेस भी लेके आए। तो इसके लिए ना ये डिपार्टमेंट आपका बनाया गया था कि कोई अगर इशू होता है तो वो ये सॉल्व करेगा। हर स्टेट में ये आपका बनवाया गया था। ठीक है। ग्रांट इन एड सिस्टम भी था
कि पहली बार ऐसा हुआ था, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा था कि जो फाइनेंशियल एड थी ये हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आपकी प्रोवाइड करी गई थी इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, पहले मैक्सवेल ने बोला, पहले तो ये हो गया था जब आपका 1835 का बेंटिक रिजोल्यूशन आया था मैक्लेमिनट की सजेशंस पे, तो उसमें बोल दिया गया था कि जो भी हम पैसा लगाएंगे वो सिर्फ हम इंग्लिश एजुकेशन पे लगाएंगे, है ना, एंजलिस्ट पे लगाएंगे, ओरिएंटलिस्ट लिटरेचर पे हम कोई पैसा नहीं लगाएंगे, ऐसे उन्होंने बोला था। लेकिन यहाँ पे वुड डिस्पैच ने बोल दिया कि फाइनेंशियल एड सब तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे लगाई जाएगी, रिलीजन को ध्यान में ना देते हुए। ठीक है, और हम इन्होंने इसमें प्रोविजंस भी रखे थे कि हम हेल्प करेंगे फाइनेंशियली डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, कि जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, साइंस लैबोरेटरी कंस्ट्रक्शन हो गया, सैलरीज हो गई टीचर्स को, स्कॉलरशिप्स हो गई, तो इन सब पे भी इन्होंने प्रोविजंस बनाए कि हम इनमें भी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं, इन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए था आपका एजुकेशन का। तो 2 डिक्लेरेशन आपके डिस्पैच में करे गए थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए। पहला था इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट द 4 लेवल की, 4 लेवल में आपकी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, प्राइमरी में, मिडिल, हाई स्कूल एंड हायर एजुकेशन में। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे प्री प्राइमरी सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, फिर आपकी यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन होते, तो इस तरीके की इन्होंने 4 लेवल में एजुकेशन को डिवाइड करा। प्राइमरी लेवल पे हम एजुकेशन देंगे, फिर मिडिल लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे एंड हायर एजुकेशन पे। ठीक है, प्राइमरी हो गई आपकी जो छोटे बच्चों की होती है, ठीक है, मिडिल हो गई आपकी 6 to 8 जो होती है, हाई स्कूल हो गया आपका 9 to 12 एंड हायर एजुकेशन जो आप डिग्री वगैरह लेते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए इन्होंने, जब आप 4 लेवल में आप अपनी एजुकेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना, तो इसके लिए इन्होंने ना ग्रेडेड स्कूल्स भी इस्टेब्लिश करे कि भाई हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हाई स्कूल के लिए कॉलेज होना चाहिए, ठीक, सॉरी, हाई स्कूल बनना चाहिए, मिडिल, देखो एक मिनट कैसे हो रहा है ये, यस, ठीक है, कि आपका प्राइमरी लेवल एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए, मिडिल लेवल एजुकेशन के लिए मिडिल स्कूल्स होने चाहिए, हाई लेवल एजुकेशन के लिए आपके हाई स्कूल होने चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए इन्होंने जब 4 लेवल में हमने एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करा है, तो हमने इनके लिए अलग अलग स्कूल्स भी इस्टेब्लिश करे हैं। ठीक है ना, तो ये इन्होंने 2 डिक्लेरेशन अपनी एजुकेशन पॉलिसी में बोले थे। ठीक है, अब इन्होंने एम क्या बोले, एजुकेशन के एम क्या थे, इन्होंने बोला कि भैया इंडियंस का मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। हमारा फोकस इस चीज़ पे है कि वहाँ के इंडियंस का इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड बढ़े, उनका आईक्यू बढ़े, उनकी मेंटल डेवलपमेंट हो, उनकी मेंटल ग्रोथ हो। हम इस चीज़ पे फोर्स ना करें कि तुम्हें इंग्लिश ही पढ़ना है, या तुम्हें वेस्टर्न कल्चर ही पढ़ना है, या तुम्हें एडवांस साइंस ही पढ़नी है। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई हर बच्चा अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन होता है वो अपनी मदर टंग में ही स्टार्ट करता है, तो उसको चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, अब ये लोगों ने इंग्लिश कंपलसरी कर दी थी तो वो बच्चों को समझ में नहीं आता था, तो वो एजुकेशन देने से कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि ग्रोथ इतनी नहीं हो रही थी फिर उस केस में। तो इसीलिए इसने बोला कि मेंटल डेवलपमेंट इंडियंस का होना बहुत ज़रूरी है, उनका आईक्यू बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब भी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, इन्होंने इंडियंस को अवेयर करना चाहा वेस्टर्न नॉलेज के बारे में और साइंस के मामले में, जिससे कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बढ़े, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। तो इन्होंने इंडियंस को अवेयर करा वेस्टर्न नॉलेज के बारे में, उसके फ़ायदा बताए, जिससे कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को और अच्छे से ये लोग प्रमोट कर सकें। ये लोग चाहते थे कि इंडियन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा हो। ठीक है ना, और जिससे कि क्या होगा कि ब्रिटिश गुड्स जो है इंडिया में उनकी डिमांड में बढ़ेगी, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, जब भी तो ब्रिटिश गुड्स की डिमांड्स बढ़ेगी इंडिया में लोगों को। ठीक है ना, तो ये भी ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड जो है इंडियंस की उसको भी बढ़ाने की इन्होंने बात करी। ठीक है, अब 4th पॉइंट था इनके एम का कि ये लोग करेक्टर एंड मोरालिटी जो इंडियंस का उसको भी डेवलप करना चाहते थे। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि लोगों, मतलब कि इंडियंस की अगर आपकी ये सब डेवलप, उनका मोरालिटी और करेक्टर भी ये लोग डेवलप करना चाहते थे, जिससे कि वे लोग मतलब अच्छे से, मतलब कहते हैं ना कि एक पर्सनालिटी डेवलप हो, कि देख के लगे कि हाँ पढ़ा लिखा आदमी है, वो चीज़। ठीक है ना, तो आज के टाइम पे तो कोई अच्छे से इंग्लिश बोलता है तो हम सोचते हैं अरे यार क्या पर्सनैलिटी है, तो वो चीज़ है। ठीक है ना, टू प्रिपेयर एबल वर्कर्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए एक इनको एबल्ड वर्कर्स भी इनको मिल सके, तो ये इनके एजुकेशन के एम थे। सॉरी, वो थोड़ी
आई थिंक शायद नेट इशू था जिसकी वजह से मेरी वीडियो उतनी ही वो सेव हो पाई थी, तो मैंने इसको वहीं से कंटिन्यू करा है। ओके, ठीक है ना। फिर हम पढ़ते हैं एजुकेशन का करिकुलम कैसा था। तो इन्होंने ओरिएंटल लैंग्वेज एंड लिटरेचर को भी जगह दी थी, ठीक है ना। मैंने बताया कि इन्होंने जो है मतलब इन्होंने ओरिएंटल लैंग्वेज है जो उसका लिटरेचर है उसकी इम्पोर्टेंस इन्होंने समझी कि इंडियंस के लिए क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और इसको जो है इन्होंने जगह दे दी अपने करिकुलम में। ओरिएंटल लैंग्वेज एंड लिटरेचर को एनकरेज भी करा गया कि मतलब प्राइमरी लेवल पे जो बच्चों को जो है हम ओरिएंटल लैंग्वेज और लिटरेचर में ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो उसकी उन्होंने नीड को समझा कि भाई इंडियन जो है अपनी मदर टंग में ही चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो स्टार्टिंग एज में जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उस टाइम पे इन्होंने उनकी ओरिएंटल लैंग्वेज में ही उनको पढ़ाना, धीरे धीरे करके इन्होंने फिर जैसे जैसे स्कूल्स बढ़ते चले गए, क्लासेस बढ़ती चलेगी, वैसे वैसे इन्होंने फिर अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट को भी उसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है। फिर वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस को भी इन्होंने एक स्पेशल प्लेस दी। उसमें जो वो डिस्पैच था उसमें क्लियरली मेंशन था that we must emphatically declare that the education which we desire to see extended in India is that of European language। कि इन्होंने साफ साफ एजुकेशन को लेकर डिक्लेयर कर रखा था वो डिस्पैच में। हम साफ साफ डिक्लेयर करते हैं कि जो हम चाहते हैं कि इंडिया में एक्सटेंड हो वो हम चाहते हैं कि यूरोपियन नॉलेज ही होगी वो, तो ठीक है। लेकिन ये लोग इंडियंस को इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं उसके देने का फायदा हो, वाकई में इंडियंस का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़े, वो चीज़ों को समझे, वेस्टर्न साइंस को समझे, नॉलेज को समझे, यूरोपियन नॉलेज को समझे, जिससे कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बढ़े, ब्रिटिश उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़े, जिससे कि ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़े। तो इस तरीके से ये लोग स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे थे एजुकेशन को फिर, ठीक है ना। लिमिटेड फ्रीडम थी रिलीजियस एजुकेशन को, यहाँ पे इन्होंने लिमिटेड फ्रीडम दी थी। मैकलेन ने तो रिलीजियस न्यूट्रलिटी की बात कह दी थी। इन्होंने बोला कि कुछ मिशनरी स्कूल्स में रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी। मिशनरी स्कूल्स कौन से होते थे? जहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता था, तो जो इनके अपने ही होते थे, ठीक है ना। हाँ, तो वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी, जबकि जो पॉलिसी थी आपकी रिलीजियस न्यूट्रलिटी की वो गवर्नमेंट स्कूल्स में थी, लेकिन इन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बाइबल आपकी सब लाइब्रेरी में होनी चाहिए, ठीक है ना। रिलीजियस न्यूट्रलिटी गवर्नमेंट स्कूल्स में भी देखी गई थी, लेकिन जो मिशनरी स्कूल्स होते थे, जो मतलब इंग्लिश वाले ही स्कूल्स होते थे जहाँ पे सिर्फ यूरोपियन नॉलेज के बारे में पढ़ाया जाता था, तो वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन आपकी कंपलसरी थी, ठीक है ना। फिर आते हैं कि मीडियम ऑफ एजुकेशन कैसा था आपका। तो मीडियम ऑफ एजुकेशन नेटिव लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश प्राइमरी एजुकेशन में दोनों थी है, और इंग्लिश हायर एजुकेशन में आपकी इंग्लिश ही थी। मैं कह रही थी ना आपसे प्राइमरी लेवल पे आपकी नेटिव लैंग्वेज ही थी और इंग्लिश भी आ गई थी, और हायर एजुकेशन में सिर्फ इंग्लिश थी, ठीक है ना। टीचर्स की बात करें तो उनको बेटर पे स्केल्स मिलता था, जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ एफिशिएंट पर्सन अट्रैक्ट हो सके इस प्रोफेशन में और उनका स्टैंडर्ड बढ़ सके टीचर्स क्या जो था। स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे बच्चों को लिए ना स्कॉलरशिप्स के भी प्रोविजंस थे, जो पुअर और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जिससे कि वो भी एजुकेशन ले सके। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। मास एजुकेशन की बात करें तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो थी वो हाल यहाँ पे रिजेक्ट कर दी गई थी, ठीक है ना। एजुकेशन जो है सिर्फ हायर क्लासेस को ही नहीं बल्कि सबको मिलती थी, अच्छी बात है, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स भी इंक्रीज कर दिए थे, स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाने लग गई थी, पुअर स्टूडेंट जो होते थे उनको। इंडियन लैंग्वेजेस को भी डेवलप करा गया, वेस्टर्न नॉलेज और साइंस को इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करा गया, ठीक है ना। गुड ट्रांसलेटर्स को रिवार्ड भी दिया जाता था उस टाइम पे। क्यों ट्रांसलेट करा गया? क्योंकि भाई बच्चे जो है अपनी ही नेटिव लैंग्वेज को अच्छे से समझ पा रहे थे, तो अगर हमें वेस्टर्न नॉलेज को बच्चों को पढ़ाना है तो उस नॉलेज को इन्होंने इंडियन लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट करा, और बच्चों को तब जाके इन्होंने पढ़ाया प्राइमरी और हाई स्कूल में। फिर धीरे धीरे करके जब बच्चे हायर एजुकेशन में आए तब तक वे इंग्लिश समझ चुके थे प्राइमरी और हाई स्कूल्स में, फिर वे लोग इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ने लग गए, ठीक है। इंडिविजुअल एफर्ट्स भी डाले गए मास एजुकेशन को हम जिससे और एक्सपेंड कर सके, तो उसको भी एनकरेज करा गया कि जो जितना एफर्ट डाल सकता है मास एजुकेशन को इंक्रीज करने में वो कर सकता है। वुमेन एजुकेशन की बात करें तो गर्ल्स स्कूल्स भी आप
के बनाए गए, उनको एक स्पेशल गवर्नमेंट हेल्प मिलती थी फाइनेंशियली, इंडिविजुअल हेल्प भी दी जाती थी वुमेन एजुकेशन को, ठीक है ना। तो वुमेन एजुकेशन को भी इन्होंने बहुत सपोर्ट करा, वुमेन एजुकेशन को, ठीक है ना। स्पेशल स्कूल्स आपके बनाए गए मुस्लिम एजुकेशन के लिए, अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट थे वोकेशनल एजुकेशन के लिए, अनएजुकेटेड पर्सनस को जो है ना एक गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड की जाती थी उनकी क्वालिफिकेशन और वर्क एफिशिएंसी के बेसिस पे, ठीक है ना। तो वोकेशनल एजुकेशन पे भी उन्होंने बहुत फोकस करा था, आपका आर्ट्स एंड स्किल्स को लेके बहुत ज्यादा फोकस करा था इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन पे भी। हाँ, जिससे कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़े, इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, प्रोग्रेस बढ़े, ठीक है ना। तो इन सब के लिए उन्होंने वोकेशनल स्कूल्स भी इन्होंने इसके लिए इस्टेब्लिश करे थे वोकेशनल एजुकेशन के लिए। इसके भी 3 रीजन थे, क्योंकि एक तो ये चाहता था कि इंडियन पीपल रियलाइज करें कि ब्रिटिश रूल प्रोग्रेसिव कर रहा है, दूसरा ये कि इंडियन पीपल अपने आप को ग्रेटफुल फील करें, ठीक है ना, अपने इंटरेस्ट को देख के अपना लिविंग स्टैंडर्ड जब उनका इंप्रूव होगा तो वो भी अपने आप में ग्रेटफुल फील करें कि हाँ भाई आज हम भी कहीं स्टैंड करते हैं। फिर तीसरा ये भी था कि ये जो डिस्पैच था ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम है ना इंडिया में, इसको कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है ना। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन पे भी फोकस करा, और इसके लिए वोकेशनल स्कूल्स भी इन्होंने अलग से स्टैब्लिश करवाए थे आपके, ठीक है ना। टीचर एजुकेशन भी इन्होंने बात करी कि टीचिंग ट्रेनिंग इन्होंने इंडिया में स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। स्कॉलरशिप्स भी दी जाती थी टीचर्स को, जो ट्रेनिंग होती थी जनरल टीचर्स की, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, हर एक प्रोफेशन के टीचर्स को जो है ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे कि टीचर्स भी अच्छे से निखर कर आए, उनकी भी ग्रोथ हो उनके प्रोफेशन में, वो अच्छे से अच्छे, भाई जितना अच्छा टीचर होगा उतना ही अच्छा वो बच्चों को पढ़ाएगा। तो इसके लिए ना टीचर ट्रेनिंग भी इन्होंने प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी थी। रिलीजियस एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि रिलीजियस न्यूट्रलिटी थी कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन जो मिशनरी स्कूल्स होते थे वहां पे रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन हर एक गवर्नमेंट स्कूल की लाइब्रेरी में बाइबल होनी उस टाइम पे भी कंपलसरी थी, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं इसकी मेरिट्स क्या थी वुड डिस्पैच की। मेरिट्स भी थी भाई, मेरिट तो बहुत अच्छा काम करा था इन्होंने, फिर भी बहुत बेहतर काम करा था कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो कंपनी के हाथ में थी, गवर्नमेंट के हाथ में थी वहाँ पे, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आपके स्टैब्लिश होता है, मैंने बताया था कि हर स्टेट में इन्होंने एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करने की बात करी थी पब्लिक इंस्ट्रक्शन की, जो आपको एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जो होती थी एजुकेशन की वो डिपार्टमेंट सबमिट करता था, है ना। ग्रांट इन एड सिस्टम स्टार्ट हो गया था, वो भी सिर्फ आपके सिर्फ इंग्लिश स्कूल्स को ही नहीं बल्कि इंडियन स्कूल्स को भी मिलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। स्कॉलरशिप्स के प्रोविजन स्टार्ट कर दिए गए थे पूरे स्टूडेंट के लिए, हालांकि ये आपका मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन से ही चलता आ रहा है स्कॉलरशिप वाला जो था, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन आपकी स्टार्ट हो गई थी अलग अलग लेवल्स पे, 4 लेवल पे इन्होंने आपकी एजुकेशन को कैटेगराइज करा था। ग्रेडेड स्कूल्स स्टैब्लिश हो गए थे, है नहीं, हर अलग अलग लेवल ऑफ एजुकेशन को देने के लिए इन्होंने अलग अलग स्कूल स्टैब्लिश करे थे। भाई प्राइमरी लेवल एजुकेशन देने के लिए प्राइमरी स्कूल थे, हाई लेवल एजुकेशन देने के लिए हाई स्कूल्स थे, ठीक है ना। हायर एजुकेशन देने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज थी, मिडिल लेवल एजुकेशन देने के लिए मिडिल स्कूल्स थे, तो वोकेशनल एजुकेशन देने के लिए आपके अलग से वोकेशनल स्कूल्स स्टैब्लिश करे गए थे, ठीक है नहीं। मुस्लिम एजुकेशन देने के लिए अलग से मुस्लिम के भी अलग से स्कूल्स थे, तो सब अलग अलग इन्होंने ग्रेडेड स्कूल्स इन्होंने स्टैब्लिश करे थे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंफेसिस किस पे दिया गया था, बच्चों की डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड मोरालिटी ऑफ इंडियंस पे, ठीक है ना, जिससे कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड हो, उनका IQ बढ़े, उनकी मेंटल डेवलपमेंट हो, ठीक है ना, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। तो इस पे इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस करा था, एम्फेसिस करा था उन्होंने सबसे ज्यादा नॉलेज ऑफ वेस्टर्न लैंग्वेज, लिटरेचर एंड साइंस पे। भाई पूरा का पूरा फोकस तो इनका वेस्टर्न लैंग्वेज एंड लिटरेचर पे ही था, ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, इन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस को भी डेवलप करा, वेस्टर्न लिटरेचर को इन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करा, ठीक है ना, जिससे कि बच्चों को समझ में आए, ठीक है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बिल्कुल रिजेक्ट हो गई थी, और मास एजुकेशन पे इन्होंने एम्फेसिस डाला, मास एजुकेशन पे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन था टीचर एजुकेशन का, ये कितना अच्छा पॉइंट था कि यहीं से टीचर एजुकेशन की भी स्टार्टिंग हुई थी, है ना। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी, ठीक है ना। वुमेन एजुकेशन पे भी पूरा फोकस करा गया, जितने भी सोशल एविल्स थे उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करी गई थी, पूरे एफर्ट्स डाले गए थे, ठीक है ना, जिससे कि इंडिया में रिफॉर्म्स आ सके, ठीक है। मुस्लिम एजुकेशन पे भी फोकस करा गया था, वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करा गया था। तो ये बहुत अच्छे काम इसने वुड डिस्पैच ने करे थे। हालांकि कुछ इसके डिमेरिट्स भी थी, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इसकी डिमेरिट्स क्या थी आपके वुड डिस्पैच की, कि यहाँ से ना रेड टैपिज्म आपका स्टार्ट हो गया था। रेड टैपिज्म क्या होता है, रेड टैपिज्म का मतलब होता है आपका कि इन्होंने ना मतलब कि
जो राइट्स होती थी या फिर जो इन्होंने डिपार्टमेंट जो इन्होंने इस्टेब्लिश करे थे एजुकेशन के, तो वहां से ना रेड टेपिज्म की स्टार्टिंग हो गई थी। कैसे? जो हायर पोस्ट थी ना वो सिर्फ जो ब्रिटिशर्स होते थे उनके लिए रिजर्व थी। सबऑर्डिनेट पोस्ट होती थी जो ये इंडियंस को, जो स्किल्ड इंडियंस होते थे इंग्लिश लैंग्वेज में, उनके लिए सबऑर्डिनेट पोस्ट रिजर्व होती थी। हायर पोस्ट तो ब्रिटिशर्स के लिए ही होती थी, ठीक है ना। और उनके साथ एक नॉर्मल बिहेवियर आप एक्सपेक्ट करना, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं करना बिल्कुल भी, मतलब वो तो बहुत ही ड्रीम से बहुत दूर है, ठीक है ना। तो नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता था उन लोगों के साथ। तो यहाँ से रेड टैपिज्म स्टार्ट हो गया था। आपका रेड टैपिज्म का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले की इज्जत नहीं कर रहे हो और अपनी तो हाई पोस्ट लेके बैठे हो, दूसरे को आप सबऑर्डिनेट पोस्ट दे रहे हो, ठीक है। स्ट्रिक्ट प्री कंडीशंस थी फॉर द ग्रांट इन एड सिस्टम। इन्होंने ग्रांट इन एड सिस्टम प्रोवाइड तो कर दिया था सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, है ना, कि चाहे वो ओरिएंटल एजुकेशन हो, चाहे वो एंजलिस्ट एजुकेशन हो, सब तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए ना ग्रांट इन एड सिस्टम स्टार्ट तो कर दिया था। लेकिन उसकी ना उसको मतलब वो फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए जो प्री कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ती थी वो बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर था, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा प्री कंडीशंस पहले आपको फुलफिल करनी पड़ती थी ग्रांट इन एड सिस्टम में, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होती थी कि कुछ ही ओरिएंटल स्कूल्स को ही उससे बेनिफिट मिल पाता था, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द मेन एम ऑफ एजुकेशन आपका यही था, अपने कल्चर को बढ़ाना। एजुकेशन आपकी सारी कंपनी के कंट्रोल में ही थी भाई, है नी, सारी एजुकेशन आपकी कंपनी के कंट्रोल में थी इस केस में, कि मतलब कि जो कंपनी ही रेस्पॉन्सिबल थी एजुकेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो सारा कंट्रोल एजुकेशन का कंपनी के ऊपर ही था, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले क्या होता था कि कुछ भी अगर रूल, मतलब कुछ भी अगर ये चेंजेस लेके आते थे तो ये सबसे पहले अपना ही फायदा देखते थे, ठीक है ना। कीपिंग बाइबल गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया था। इंग्लिश कंपलसरी करी गई थी, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंग्लिश आनी जरूरी थी, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने वेस्टर्न नॉलेज इन साइंस को ही दी थी, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ डिमेरिट्स थे कि इनका बेसिक एम तो यही था अपने कल्चर को ही बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वुड डिस्पैच आपका कंप्लीट होता है, ये आपका वो डिस्पैच यहाँ पे आपका एकदम कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे हंटर कमीशन के बारे में, जिसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये हंटर कमीशन, ठीक है ना। ये कुछ जो मैं आपको टॉपिक्स करा रही हूँ ना, ये वो टॉपिक्स हैं जो रेगुलर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, आते इतने क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन में इतनी चॉइस होती है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना, तो इतनी इसमें भी हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलती है कि मैं आपको बताऊँ दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको जरूर ही आता होता है। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, पेपर इतना हार्ड नहीं आता, लेकिन अगर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। पॉइंट्स आप रिमेंबर करके चलो बस, कि पॉइंट्स मेन होते हैं, कि अगर आपको पॉइंट्स याद है ना तो आप अंदर कुछ भी लिख दोगे। और थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो कि भाई जैसे ये तो तेरे को थोड़ा बहुत हिस्ट्री बेस्ड है, तो ये तो सब आपको एक स्टोरी से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऑप्शंस में आते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा काम, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।